हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम अपने पिछले लेक्चर्स में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पढ़ चुके हैं। फाइन, आज का जो हमारा टॉपिक है काफी बेसिक लेवल चीज है। काफी चीजें इसमें से आपने सुनी हुई होंगी, पर एक बहुत ही बेसिक पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ चैप्टर है। आज हम बेसिकली ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी के अंदर डिफरेंस कर रहे हैं। चीजें तो ये बहुत सिंपल लगती हैं, पर इनमें भी आपके को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड देन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ने के बाद बेसिकली हम पढ़ेंगे यार किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालते कैसे हैं। आपने सोचा होगा यार ऑर्डर निकालने के तो पहले भी बहुत सारे मेथड कर लिए, वो आपने करे थे मेथड्स। यहां पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स, यानी कि कुछ भी ना देके कैसे सब कुछ निकाल लेना है। क्लियर? पर उससे पहले काफी बेसिक सी चीज है, दैट इज ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। फाइन, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इन्हें डिफरेंस फॉर्म में पढ़ लेते हैं। इधर मॉलिक्यूलैरिटी लिख लीजिए एंड इधर ऑर्डर लिख लीजिए। क्लियर? दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी, इधर ऑर्डर है। सबसे पहली चीज मॉलिक्यूलैरिटी क्या है। फाइन, बेसिकली मॉलिक्यूलैरिटी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट दैट आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना? नंबर ऑफ, इट इज डिफाइंड एज, फुल डेफिनेशन ही लिख लीजिए, बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इट इज डिफाइंड एज number of molecules of reactant that are taking part in a chemical reaction। फाइन, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्टेंट के वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी। यानी कि बड़े सिंपल सी एग्जांपल है, अगर हम इसे समझें, आई टेक एन एग्जांपल ऑफ NH4NO2। मैंने इसको हीट किया है, अल्टीमेटली ये नाइट्रोजन प्लस 2H2O बनाता है। तो कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर? सिर्फ एक। कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सिर्फ एक। अल्टीमेटली द मॉलिक्यूलैरिटी इज 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज H2 प्लस Cl2 बिकमिंग 2HCl है। कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट साइड में? एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है एंड एक ही क्लोरीन का है। सो मॉलिक्यूलैरिटी इज 2। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक केमिकल रिएक्शन में? ये एक अदर एग्जांपल हो गया, ये एक अदर एग्जांपल हो गया। फाइन, रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स उस केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये उसकी क्या होती है? मॉलिक्यूलैरिटी। क्लियर? बात करते हैं ऑर्डर की। फाइन, ऑर्डर तो यार हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑर्डर बेसिकली क्या है? सम ऑफ पावर्स ऑफ द concentrations expressed in the rate law. It is the sum of powers of the concentration terms expressed in the rate law। फाइन, कोई दिक्कत? यानी कि अगर मैं इसी पर्टिकुलर, मैं दोनों रिएक्शंस का लिख के बताता हूं, ठीक है ना? NH4NO2 को हीट करते हैं ना, N2 प्लस 2H2 आता है।
तो इसका जो रेट एक्सप्रेशन है वो बेसिकली है रेट के NH4NO2 की पावर 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर भी क्या आ गया, 1 आ गया है। कितना ऑर्डर आ गया है, 1। अगर हम यहाँ पे देखें, मतलब इसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए लिखता हूँ H2 प्लस Cl2, जो रिएक्शन हमारे पास इधर थी H2 प्लस Cl2 बिकमिंग 2HCl है, इसका रेट जो है वो के हाइड्रोजन की पावर 0, क्लोरीन की पावर 0। एक्चुअली में ये उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। अब ये बात आती है रेट एक्सप्रेशन से, इसका ऑर्डर बेसिकली क्या है, 0। क्लियर? यानी कि ऑर्डर तो अपने आप में रेट एक्सप्रेशन पे डिपेंड करने वाली चीज है, ठीक है ना। जबकि मॉलिक्यूलैरिटी सिंपल शब्दों में ये है कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूलैरिटी सिंपल शब्दों में ये चीज है कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर? जबकि ऑर्डर बेसिकली है सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसेंट्रेशन। ये तो क्लियर है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। ऑर्डर तो क्लियर है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स एज एक्सप्रेस्ड इन द रेट लॉ। मुद्दे की बात है रेट लॉ कहां से आया। बिल्कुल मैंने यही बात आपको बोली है कि अभी जो चैप्टर है ना वो हम काफी हाई लेवल लेके जाएंगे, ठीक है ना। और उस हाई लेवल में बेसिकली मैं आपको रेट लॉ निकालना सिखाऊंगा, जबकि कुछ भी नहीं दिया होगा, कुछ भी नहीं दिया होगा, फिर भी हम रेट लॉ निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से निकाला जाता है। देन आपको वो ऑर्डर आने लगे। वो जो चीज हम बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंटल है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल, दिस इज एक्सपेरिमेंटल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर किए थे हमने कि ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज है, वो चीज मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि कैसे वो एक्सपेरिमेंटल है और कैसे वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? कोई दिक्कत? काफी हाई लेवल चीज है, एनसीईआरटी से परे है। फाइन। तो उसमें बेसिकली ये निकालना सिखाएंगे कि किस तरीके से रेट लॉ जो है वो बनाया जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास आ गया है मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर के बीच में फर्स्ट डेफिनेशन वाइज डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं, दूसरे डिफरेंस पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड जो डिफरेंस है वो है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल और जीरो। देखो मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी ना तो फ्रैक्शनल हो सकती है ना ही जीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ और सिर्फ कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्शन के अंदर, एक एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर कितने, एलिमेंट्री का मतलब समझते हो, एलिमेंट्री मतलब जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एंड जो 2 या 3 स्टेप में हो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर? एक एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो जीरो तो हो नहीं सकते। अब ये रिएक्टेंट ही जीरो होगा तो फिर बनाओगे क्या? क्लियर? रिएक्टेंट तो होगा ही होगा, तो जीरो तो नहीं हो सकते और फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकते। फाइन। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है यार, अभी अभी हमने एग्जांपल करा था NH4NO2 वाला, तो उसमें एक रिएक्टेंट था H2 प्लस Cl2 में 2 रिएक्टेंट थे, तो रिएक्टेंट तो होगा ही ना, तो ये फ्रैक्शनल हो सकता है और ना ही ये जीरो हो सकता है। जबकि अगर हम बात करें ऑर्डर की, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल और जीरो ऑल्सो। फाइन। मतलब कह सकता हूं इट इज ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, जबकि इट कैन बी फ्रैक्शनल इंटीजर एंड जीरो ऑल्सो। फाइन। एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो ऑर्डर में, ये ओवरऑल नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। फाइन। तो यहां पे वैसे अगर आप नॉलेज के लिए लिख के रखना चाहते हो FYI, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो with respect to a species, not overall। स्टार मार्क कर लो क्योंकि हैंडल विद केयर वाली चीज है। क्लियर? भाई किसी स्पीशी के लिए नेगेटिव हो सकता है, मैंने आपको कराया भी था अगर आपको याद हो, ओजोन वाला, ठीक है ना। वो जो 5-6 एग्जांपल लिखे थे मैंने उस दिन, याद है मेरे को, ऑर्डर में सेकंड लेक्चर में ही पढ़े हैं, तो वो उसमें मैंने कराया भी थी ये चीज, ठीक है ना। थर्ड लेक्चर में आई थिंक, पता नहीं सेकंड पता नहीं थर्ड लेक्चर में है, तो उसमें बेसिकली हमारे पास है कि
एक पर्टिकुलर उसके लिए नेगेटिव आ सकता है। क्लियर? इस चीज को तो मैं डिराइव भी कर दूंगा यार अभी आगे। क्लियर? जो हाई लेवल काइनेटिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम बेसिकली इसको डिराइव भी कर देंगे। क्लियर? पर ओवरऑल ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल करा था H2+Cl2, डिपेंडेंसी नहीं है, रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंसी रेट लॉ में नहीं है, तो ये जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइन। बात करते हैं सॉरी मॉलिक्यूलरिटी में थर्ड पॉइंट की। एंड थर्ड पॉइंट बेसिकली हमारे पास कि मॉलिक्यूलरिटी इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, जबकि ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। थ्योरेटिकल मतलब देख के आ रही है यार रिएक्शन। हमारे पास कोई भी रिएक्शन पड़ा है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे H2+Cl2 वाला। मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूं यार, इसकी मॉलिक्यूलरिटी ये पता चल रही है, ये इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या आ रही है, 2। क्यों? कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इस हिसाब से हमें आसानी से मिल रहा है। जबकि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल मतलब इसी के लिए यार ऑर्डर क्या है, 0। तुम्हें पता चल रहा है? पता चल रहा है कहीं से? कैसे आया ये? नहीं पता चलेगा। कहां से मिलेगा ये? तो रेट एक्सप्रेशन से मिलेगा। कहां से मिलेगा? रेट एक्सप्रेशन से मिलेगा। जबकि ये तो डायरेक्टली देख के हो रहा है, तो एक और एक 2 मॉलिक्यूल है, तो इट्स अ थ्योरेटिकल वैल्यू। जबकि ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल, कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन। फाइन। या नीड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द, यहां पे लिख लेते हैं, नीड टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन से हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है, जबकि ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, सीधा ही देख के हमारे पास आ जाती है, कोई भी दिक्कत। क्लियर? मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। क्लियर? लेट्स हैव इट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, molecularity is defined for elementary reactions, जबकि ऑर्डर कैन बी डिफाइंड फॉर both elementary as well as complex reactions। यार इन दोनों का मतलब समझो, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। यहां एलिमेंट्री भी है, ठीक है ना? ये सिर्फ एलिमेंट्री के लिए होगा। एलिमेंट्री का मतलब क्या है, ठीक है ना? वैसे तो हमारे पास ये डिफरेंस करना था हमें आगे, ठीक है ना, करना भी है कि एलिमेंट्री रिएक्शंस बेसिकली क्या चीज होते हैं, जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना? एक ही स्टेप में होने वाला रिएक्शन इज नोन एज सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्लियर? एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बेसिकली क्या है, जो एक से ज्यादा स्टेप में होने वाले रिएक्शन है, दैट आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब मुद्दे की बात यह है कि जो तो एक स्टेप में हो रहे हैं, हम तो सिर्फ उनकी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ उन लोगों की डिफाइन होती है जो एलिमेंट्री हैं। हम एलिमेंट्री उनको मानते हैं जिनमें एक स्टेप होता है। और एक स्टेप किन में होता है? तो थोड़ा सा इसको लिख ही लेता हूं, आप थोड़ा सा अलग से सेपरेटली बना लीजिएगा एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को। फाइन। एलिमेंट्री विच occurs in one step, fine, and complex
which occurs in more than one step. फाइन, जो एक स्टेप में हो रहा है और जो एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी। मैं सिर्फ इतना की लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये अभी मैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी का एक आध डिफरेंस करके फिर इसे खत्म कर लूं, देन हम कॉम्प्लेक्स और मॉलिक्यूलर, ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स का ही डिफरेंस ले लेंगे एंड देन उसको खोल के बनाएंगे। एक्चुअली में पूरी एलिमेंट्री रिएक्शन में समझा देता हूँ कि क्या चीज होती है, एक बार ये कंप्लीट कर लूं। आप टिल देन इतना याद रख लीजिए, मॉलिक्यूलैरिटी एलिमेंट्री के लिए होता है एंड ऑर्डर दोनों के लिए डिफाइन होता है, ठीक है ना। इसको हम अभी 5 मिनट में क्लियर कर लेते हैं, पहले ये डिफरेंसेस पूरे हो जाए। पांचवा, जो मॉलिक्यूलैरिटी है रिएक्शन की, फाइन, मॉलिक्यूलैरिटी greater than equal to 4 or rare. Similarly, order भी greater than equal to 4 is or are completely rare. The reactions, वो reactions जिनका मॉलिक्यूलैरिटी 4 या 4 से ज्यादा हो, या ऐसी reactions जिनके ऑर्डर 4 या 4 से ज्यादा हो, ऐसा होना रेयर ही है। क्लियर, फाइन। क्यों रेयर है? बिकॉज हम मानते हैं कि 4 या 4 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का एक टाइम पे पूरी प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड होना मुश्किल काम है। आप खुद सोच के देखिए, इधर से आया मॉलिक्यूल, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, प्रॉपर ओरिएंटेशन में आके कोलाइड करेंगे विद प्रॉपर एनर्जी और वो रिएक्शन में कन्वर्ट कर देंगे प्रोडक्ट को। थोड़ा टफ लगता है कि भाई इतने मॉलिक्यूल्स आ भी जाएंगे और प्रॉपरली ओरिएंटेड होंगे विद प्रॉपर एनर्जी, दैट्स अ टफ टास्क। क्लियर, तो ये 2-3 तक तो हो सकता है कि हाँ 2 आए या 3 आए, फिर 4 या 4 मतलब 12 मॉलिक्यूल सपोज एकदम से आ रहे हैं। आपको याद होगा मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखा था तीसरे लेक्चर में अपने, क्लियर, उसमें 12 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है। 12 सोच के देखो, 12 एक साथ कैसे मतलब अलग अलग डायरेक्शन में आए और प्रॉपर एनर्जी के साथ कोलाइड किए होंगे, डेफिनेटली इट्स अ टफ टास्क। सो मॉलिक्यूलैरिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 is लगभग rare and order greater than equal to 4 is definitely rare. Clear? And point number 6, molecularity is independent of pressure and temperature. मॉलिक्यूलैरिटी प्रेशर और टेम्परेचर की इंडिपेंडेंट है, जबकि ऑर्डर इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखो मॉलिक्यूलैरिटी में यार क्यों, मॉलिक्यूलैरिटी तो एक थ्योरेटिकल वैल्यू, भाई एक रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो दिख ही रहे हैं, वो तो उसमें प्रेशर टेम्परेचर का क्या लेना देना। जबकि ऑर्डर में है वही सेम रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 है 2 बनाया जा सकता है, वही सेम रिएक्शन जिसका ऑर्डर 2 है उसको 1 बनाया जा सकता है, उसको 0 ऑर्डर बनाया जा सकता है। ये कंडीशंस बदल के ये किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर बदल सकता, हर रिएक्शन का जरूरी नहीं है हर रिएक्शन का बदलेंगे, ये भी जरूरी नहीं है, पर रिएक्शन का ऑर्डर बदला जा सकता है। यानी कि ऑर्डर इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस क्या क्या हैं। कोई रिएक्शन हो सकता है कोल्ड टेम्परेचर में किसी और ऑर्डर में हो, मतलब गर्मी के एटमॉस्फेयर में, समर एटमॉस्फेयर में, या मतलब कह सकता हूँ हॉट टेम्परेचर में किसी और ऑर्डर में काम करे, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। कोई दिक्कत, अलग अलग कंडीशन में ऑर्डर को बदला जा सकता है, फाइन, कोई दिक्कत। तो ये हमारे पास बेसिकली मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर का डिफरेंस आया, जिसमें आपको यार बेसिकली सिर्फ पता है क्या ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल चीज है जो हम रिएक्शन के ऊपर देख के कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उससे पता लगा सकते हैं, जबकि ऑर्डर एक ऐसी चीज है एक्सपेरिमेंटल जिसको ऐसा देख के तो नहीं निकाल सकते, पर उसके लिए हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। क्लियर। एंड सेकेंड चीज जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए वो है एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में इनका क्या रोल है, ठीक है ना। तो लेट्स मूव टू द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, लेट्स हैव इट। So next is basically difference between elementary and complex reactions.
एंड इनकी भी बात करेंगे, यानी कि ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी इन एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्लियर? सो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी का इनमें क्या रोल है वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इनको समझ लेते हैं। फाइन, व्हिच अकर्स इन सिंगल स्टेप which occurs in more than one step, यानी कि इंटरमीडिएट does not form during this reaction। इसके टाइम पे इंटरमीडिएट नहीं बनता है। जैसे अगर मैं लेके चलूं, दिस इज एनर्जी, दिस इज रिएक्शन प्रोग्रेस, तो ये तो ये चीज है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये है ट्रांजिशन स्टेट। क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। देखो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। ये एक्चुअली में ये कोई एग्जिस्ट करने वाली चीज नहीं है भाई। ये मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो एग्जिस्ट कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअली में ये कोई एग्जिस्ट करने वाली चीज नहीं है कि भाई ये है। मतलब अभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन हो रहा है कि ये अभी ट्रांजिशन स्टेट में मॉलिक्यूल है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि उसमें कोई नई चीज होगी, नई चीज नहीं है, ये बस स्टेट है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर बस कन्वर्ट हो सा रहा है। ठीक है ना? जबकि इंटरमीडिएट will form during complex reactions। इंटरमीडिएट्स बनेंगे जैसे यहां पे बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, एनर्जी ग्राफ है, दिस इज reaction progress and this is what we call as intermediate। यहां ट्रांजिशन स्टेट 1 है एंड यहां ट्रांजिशन स्टेट 2 है। देखो ट्रांजिशन स्टेट तो जस्ट एक कह सकता हूं कि एक रास्ता है, या एक नहीं, रास्ता तो नहीं, रास्ता तो ये पूरे का पूरा रास्ता है। ये इट्स अ जर्नी। बिल्कुल, ट्रांजिशन स्टेट इज अ जर्नी, ठीक है ना, ऑफ कन्वर्टिंग रिएक्टेंट टू इंटरमीडिएट स्टेट एंड दिस ट्रांजिशन स्टेट इज अ जर्नी फ्रॉम इंटरमीडिएट टू प्रोडक्ट। क्लियर? ये कोई एक्चुअली में कोई स्टेशन नहीं है, ठीक है ना। दिस इज अ स्टेशन, रिएक्टेंट इज अ स्टेशन, प्रोडक्ट फाइनल स्टेशन है, इंटरमीडिएट बीच का स्टॉपेज है। ट्रांजिशन स्टेट कोई स्टॉपेज नहीं है, इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस। क्लियर? कि भाई रिएक्टेंट कन्वर्ट हो सा रहा है, इंटरमीडिएट अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सा रहा है, ये चीज है। क्लियर? कोई दिक्कत? यहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, यानी कि जो एक स्टेप में हो गया, ये ज्यादा भी आ सकता था, आगे भी आप एक और बना सकते हो, जो एक, दो या दो से ज्यादा स्टेप्स में होने वाला रिएक्शन है, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है ना? अब मुद्दे की बात ये है कि जो हमने एक पॉइंट लिखा था, क्या पॉइंट लिखा था वो, कि ऑर्डर तो दोनों में डिफाइन किया जा सकता है, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर ही डिफाइन होता है। ऑर्डर तो दोनों के अंदर डिफाइन हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री के अंदर होता है। ऐसा क्यों है? इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट मी इरेज दिस। ये एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे हमारे पास एलिमेंट्री में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, H2 plus I2 becomes 2HI। फाइन। कॉम्प्लेक्स के अंदर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं।
NO2 plus F2 becomes 2NO2F। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, क्लियर। अब मुद्दे की बात यह है कि ये अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो मतलब 2 स्टेप में हो रही होगी या 3 स्टेप में हो रही होगी। लेट्स मेक द स्टेप्स। NO2 प्लस F2 एक्चुअली में बनाते हैं NO2 प्लस F। ये फर्स्ट स्टेप है इसका। आर यू गेटिंग इट? इसमें से मैंने एक NO2 ले लिया है, F2 के साथ रिएक्ट किया, NO2F और F बन गया। वो जो F है आगे, ये जो पर्टिकुलर F है, ये एक और NO2 के साथ मिला, एक बच गया था ना यहाँ पे, एक NO2 बचा हुआ उसके साथ मिला और जाके बन गया NO2। ये इसका सेकेंड स्टेप है। अगर तुम देखो इन दोनों रिएक्शन, इनको जोड़ के देखो जरा, जब इन दोनों को जोड़ोगे, जोड़ के देखो जरा क्या बन रहा है। ये F के साथ कट जाएगा, क्लियर। ये F इस F के साथ कट जाएगा, व्हाट यू विल गेट इज 2NO2 प्लस F2 becomes 2NO2F। कोई दिक्कत? तो अगर जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को जोड़ोगे, तो अल्टीमेटली यू विल गेट दिस रिएक्शन। पर्टिकुलरली आपको ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मिल जाएगा, क्लियर। अब अगर ये तो सिंपल है, यानी कि इसके तो कोई पार्ट्स नहीं है, तो एक ही स्टेप में हो रहा है, जबकि यहाँ 2 स्टेप्स में हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी जो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी की हम बात कर रहे थे। देखो इसका जो ऑर्डर, इसका तो दोनों चीजें एक्सप्लेन करी जा सकती हैं। मॉलिक्यूलरिटी इसकी है, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी होता है कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एंड ऑर्डर के लिए हमें चाहिए रेट एक्सप्रेशन, एंड इसका ऑर्डर भी आता है। अच्छा, वो किसी के मन में आ रहा होगा H2 plus Cl2 वाले में तो मैं ऑर्डर 0 लिख रहा था, यही वैसे दिक्कत भी है ना। H2 plus Cl2 में ऑर्डर 0 है, H2 plus I2 वाले में रेट ऑर्डर 2 है, बिकॉज ऑर्डर तो यहां से आया है कि रेट इज K H2 की पावर 1 I2 की पावर 1। फाइन। ये बात HCl के केस में क्या थी? 0 थी। HCl के केस में जब ये था ना H2 plus Cl2, यहाँ पे क्या था? H2 की पावर 0, Cl2 की पावर 0। मुद्दे की बात जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि इसका ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी कांट बी एक्सप्लेन। ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी कोई चीज नहीं होती। ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी नाम की कोई चीज नहीं है, फाइन। इसका अलग से मॉलिक्यूलरिटी निकाला जा सकता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ फर्स्ट स्टेप 2 एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ सेकेंड स्टेप भी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ये 2 लोग हैं एंड सेकेंड स्टेप में ये 2 लोग। फर्स्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी यानी कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट साइड दिख रहा है ना, थ्योरेटिकल चीज होती है 2, एंड सेकेंड स्टेप में 2, एंड ओवरऑल कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। आर यू गेटिंग इट? मॉलिक्यूलरिटी ओवरऑल नाम की कोई चीज नहीं होती। सिंगल स्टेप में तो ये दिख ही रहा था मॉलिक्यूलरिटी, सिंगल स्टेप में तो ये मॉलिक्यूलरिटी दिख ही रहा था, ये आ गया। फिलहाल इसको छोड़ दो, ऑर्डर को मत देखो, फिलहाल सिर्फ मॉलिक्यूलरिटी समझो। हम समझ रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी इन एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। मॉलिक्यूलरिटी को समझो, यहां एक मॉलिक्यूल है, यहां एक मॉलिक्यूल है, 2 आ गया, यहां एक है, यहां एक है, 2 आ गया, यहां एक है, यहां एक है, 2 आ गया, पर इसको कंबाइन कर दिया यहां। ये क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्यूलरिटी एक्सप्लेन नहीं होती है, फाइन। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स का एक साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड करना एक मुश्किल काम है। क्या मान के चलते हैं हम? कि इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्री मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एक और डेफिनेशन बन गई, मतलब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स
colliding with proper orientation simultaneously can't be greater than or equal to 4। 4 या 4 से ज्यादा। अब किसी के मन में होगा यार सर जहां तो 3 ही है, अरे ठीक है भाई, अब जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मान लो ये सिंपल होती, मान लो ये सिंपल रिएक्शन होती, एलिमेंट्री मतलब सिंपल, मान लो ये सिंपल रिएक्शन होती, ऐसे 2 स्टेप्स में ना टूट रही होती, तो हम लिख देते मॉलिक्यूलैरिटी 3, तो हम यहाँ मॉलिक्यूलैरिटी 3 लिख देते, पर हमें तो बताया गया है कि ये रिएक्शन एक सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसके पार्ट्स हैं, जिसको 2 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, और जिसके हिस्से टूट गए उसका ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी हो गया खत्म। यानी कि इस रिएक्शन का कोई मॉलिक्यूलैरिटी नहीं है, इस रिएक्शन का कोई मॉलिक्यूलैरिटी नहीं है, जिसके पार्ट्स बन गए उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होता। बस सिंपल सी बात है, जिसके आगे सब पार्ट्स बन गए उनकी मॉलिक्यूलैरिटी नहीं है, एंड जिनके सब पार्ट नहीं बने हुए जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये सिंपल रिएक्शन है, ये अपने आप में इकलौती सिंपल है, ये अपने आप में इकलौती सिंपल है, जब दोनों को जोड़ दिया तब कॉम्प्लेक्स बन गया। ये अपने आप में सिंपल है तो इसका मॉलिक्यूलैरिटी आ गया, ये अपने आप में सिंपल है इसका मॉलिक्यूलैरिटी आ गया। पर देखो मॉलिक्यूलैरिटी 3 आ सकता था, पर अगर ये कॉम्प्लेक्स ना होता, पर यहां तो बताया गया है कि ये कॉम्प्लेक्स है, यहां तो बताया गया है कि ये कॉम्प्लेक्स है, तो बताया गया है तो फिर तो नहीं आएगा। क्लियर? एलिमेंट्री रिएक्शंस का मॉलिक्यूलैरिटी होता है, कॉम्प्लेक्स का नहीं होता। अब बात करते हैं ऑर्डर की, बात करते हैं ऑर्डर की, तो भैया इसका ऑर्डर तो आ गया 2, क्योंकि ऑर्डर तो निकलता है एक्सपेरिमेंटल भाग से, यानी कि रेट एक्सप्रेशन से, जो कि है k h2 की पावर 1 i2 की पावर 1। तो ये तो यहां से आ गया इसका ऑर्डर, कोई दिक्कत। पर यहां कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में देखिए कैसे निकलता है रेट। एक पॉइंट है, स्टार मार्क करके नोट डाल के वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखो, रेट इज कैलकुलेटेड from RDS step in complex reactions। Rate is calculated from RDS, बड़ा खतरनाक सा शब्द लग रहा है ना, RDS, rate determining step। RDS का फुल फॉर्म क्या है? रेट, आप मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख लो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है ना। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, आप मेरे को बताना कि मतलब क्या होता है। आप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपकी साइकिल बनाने की फैक्ट्री है, सपोज आपकी साइकिल बनाने की फैक्ट्री है, एंड आपको भी पता है कि साइकिल के अंदर एक बॉडी है और 2 टायर्स हैं और एक सीट है, ठीक है ना। सिंपल सा बेस है, 3 चीजों के ऊपर डिपेंडेंसी ले ली, कौन कौन सी? एक बॉडी है, 2 टायर्स हैं और एक सीट है। अब आपकी कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है, वो एक दिन के अंदर 100 बॉडीज मैन्युफैक्चर कर देती है, एक दिन के अंदर 100 बॉडीज मैन्युफैक्चर कर देती है। मैं इसको लिख लूं थोड़ा सा, ये तो हो ही गया ना, इस साइड तो हमारा ये तो हो गया है, इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे थोड़ा सा बना, 100 तो होगी बॉडीज मैन्युफैक्चर, ठीक है ना, एंड 250 हो गए टायर्स मैन्युफैक्चर एक दिन के अंदर, फाइन। और आपकी कंपनी बनाती है टायर, सीट्स बनाती है 20 एक दिन, 100 बॉडीज मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है ना, 100 बॉडीज मैन्युफैक्चर करती है, 250 टायर्स एंड 20 सीट्स। क्या आप मेरे को बता सकते हैं आपकी कंपनी एक दिन के अंदर कितने साइकिल बेच सकती है? आपकी कंपनी एक दिन के अंदर कितने साइकिल बेच सकती है? क्या वो 100 साइकिल बेच देगी क्योंकि 100 बॉडीज तो बन गई? बताओ, 100 साइकिल बेच देगी क्या?
अगर बॉडीज को देखे तो 100 साइकिल बन जाने चाहिए, टायर्स को देखे तो 125 साइकिल बन जाने चाहिए, सीट्स को देखे तो हमें लगता है कि हमारी कंपनी सिर्फ 20 ही साइकिल बेच सकती है, क्योंकि एक ही सीट लगी होती है। अरे वो पीछे वाली नहीं, मतलब आगे वाली मेन, मतलब ठीक है ना। तो कितनी सीटें लगी हुई हैं? 20 सीटें लगी हुई हैं, तो कितने साइकिल बिक सकते हैं? 10। तो आपकी कंपनी का जो सेल है, आपकी कंपनी का जो सेल है किसके ऊपर डिपेंड किया? उस स्टेप पे जो सबसे स्लो था, टायर के ऊपर डिपेंड करा। टायर तो बथेरे थे, बहुत ज्यादा टायर बन गए थे, बहुत ज्यादा बॉडीज बन गई थी। आपकी कंपनी का जो प्रोडक्शन रेट है इस बात के ऊपर डिपेंड करा कि सबसे स्लो कौन सी चीज बन रही है, सबसे स्लो कौन सी चीज बन रही है, और सबसे स्लो बन रही थी सीट्स। सीट्स 20 बनी तो आपकी कंपनी 20 से ज्यादा साइकिल नहीं बेच पाएगी। इसका मतलब सबसे स्लोएस्ट ही हमारा रेट डिटरमिन करता है, हमारी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द साइकिल, रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ सेल द साइकिल, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि सबसे स्लोएस्ट चीज कौन सी है। एक सिंपल सी बात है कि रिले रेस चल रही है ना, पता है ना, रिले रेस 4x100, 4 लोगों को भागना है। आपकी टीम के अंदर उसेन बोल्ट है ये मायने नहीं रखता, आपकी टीम का, क्योंकि मान लीजिए मेरी टीम में उसेन बोल्ट है पर मैं भागा ही नहीं, तो क्या करेगा वो? ये तो 4x100 था, हारे गए। मेरी टीम में 3 लोग उसेन बोल्ट की तरफ भाग सकते हैं और मैं चौथा बैठा हूं, मैं तो भागूंगा नहीं। अब क्या है, जीतेंगे क्या वो? कभी नहीं जीतेंगे, बिकॉज आपका जो रेट है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सबसे स्लोएस्ट भागने वाला इंसान कितना स्लो है। क्रिकेट के अंदर मैच आप तब जीतते हो और टीम वर्क तब काम करता है जब आपका सबसे घटिया खेलने वाला प्लेयर कितना घटिया खेलता है, इस बात के ऊपर डिपेंड करती है चीज। अगर वो सही खेले तो सही वाला तो सही ही खेलेगा। क्लियर? इसी तरीके से इस साइकिल की एग्जांपल लें तो सीट्स 20 हैं, तो रेट सीट के ऊपर डिपेंड कर गया जो सबसे स्लोएस्ट है। फाइन। अब यहाँ पे डिपेंडेंसी में हमें ये पता होना चाहिए कि ये स्लो है, ये है फास्ट। अब ये तो पता चलेगा एक्सपेरिमेंटली। ये कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली मेरे को पता है ये है स्लो और ये है फास्ट। क्लियर? ये स्लो है और ये फास्ट, एंड हमारा रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप के ऊपर। एंड रेट डिटरमिनिंग स्टेप किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर। एंड स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? ये, यानी कि ये इसका ऑर्डर है, ऑर्डर इस रिएक्शन का ऑर्डर है, इस रिएक्शन का ऑर्डर है एंड ये ओवरऑल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है ये? ओवरऑल ऑर्डर। इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर है, जो कि मॉलिक्यूलैरिटी में तो आया था, डिफाइन नहीं हो सकता, जबकि ऑर्डर में डिफाइन हो गया। ओवरऑल ऑर्डर इसके ऊपर डिपेंड करता है, ओवरऑल ऑर्डर डिपेंड करता है आरडीएस के ऊपर, आरडीएस स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर, एंड स्लोएस्ट स्टेप में जो आंसर है वही हमारा आंसर है, कोई दिक्कत। तो ओवरऑल ऑर्डर एक्सप्लेन किया जा सकता है, ऑर्डर तो एलिमेंट्री में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, पर डिपेंड करता है वो रेट एक्सप्रेशन के ऊपर। क्लियर? एंड रेट एक्सप्रेशन डिपेंड करता है, रेट एक्सप्रेशन डिपेंड करता है आरडीएस स्टेप के ऊपर। एंड आरडीएस स्टेप कैसे निकलता है फिर पढ़ेंगे ना आगे, बहुत सारे लेक्चर्स हैं। क्लियर? इस बात के मैकेनिज्म को और भी डीप पढ़ेंगे, एंड अगले लेक्चर में मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा, अगर आरडीएस स्टेप दिया हो तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं। सेकंड, अगर आरडीएस दिया हो पर इंटरमीडिएट पंगा डाल रहा हो तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं। थर्ड, आरडीएस भी ना दिया हुआ, कुछ भी ना दिया हुआ, स्लो फास्ट भी ना दिया हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे कि ऑर्डर क्या है। तो बहुत ही ज्यादा डीप और जबरदस्त कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में आने वाला है। फाइन, टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।